आप सभी भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और एक बार फिर आप सभी का पोल पाथ पे स्वागत है। और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और यहाँ पर भी हमने मेंशन कर रखा है कि हम जो है ये टीजीटी पीजीटी का यूपी टीजीटी पीजीटी का फुल कोर्स दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। ये है तो यूपी का, बट इसमें किसी भी स्टेट के एस्पिरेंट जो हैं जुड़ सकते हैं, क्योंकि सभी स्टेट का जो है सिलेबस एक जैसा ही होता है। कुछ टॉपिक अप डाउन होते हैं, इधर उधर होते हैं, बाकी वही सिलेबस होता है। और संविधान में तो कोई चेंजेस नहीं होते, संविधान का टॉपिक जो है सबका सेम रहता है। तो इसमें जो है किसी भी स्टेट के छात्र जुड़ सकते हैं। जिनके टॉपिक जो अलग होंगे वो हमें मैसेज करेंगे तो हम उन टॉपिक पर भी वीडियो दे देंगे, तो उनका भी सिलेबस यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको ये पीडीएफ पूरी जैसे संविधान कंप्लीट होगा आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। पोल पाथ के नाम से हमने टेलीग्राम बना रखा है, आप ऐसे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसके द्वारा भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पोल पाथ यानी कि टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जब संविधान कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं उम्मीद आपसे ये करूँगी कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे और सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। जब आप नोट डाउन करते हैं तो फिक्सेशन होता है, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से आप समझते हैं, रिलेट करते हैं। यहाँ पर हम संविधान पढ़ेंगे तो सिर्फ लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। चाहे वो फर्स्ट भाग में हम 22nd पार्ट का ही क्यों ना पढ़ना पड़े, लेकिन जो चीज़ें रिलेशन में आ जाएंगी उनको हम वहीं पर रिलेट कर देंगे। इनसे क्या होता है, अगर हम कंपेयर करके स्टडी करते हैं, रिलेट करके स्टडी करते हैं तो चीज़ें फिक्स होती हैं। लाइन्स पढ़ने से चीज़ें उतना फिक्स नहीं होती हैं। तो हम यहाँ पर रिलेशन में पढ़ने वाले हैं, रिलेट करके पढ़ने वाले हैं, कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को यही क्लास में ही फाइनलाइज कर देना है। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ लिया और लर्न करने के लिए छोड़ दिया पेंडिंग, तो वो नहीं। क्लास लीजिए, नोट्स बनाइए, उसको तुरंत जो है 1-2 बार रिविज़न करके फिक्स कर दीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, ताकि आगे जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस में हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी का काम तुरंत का तुरंत आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, थोड़ा देती हूँ ताकि आपका वो चीज़ें सारी आप लर्न कर पाएँ। तो अभी हम आज का संविधान पढ़ेंगे। साथ में आपको ये भी बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के लिए प्लेलिस्ट लगी हुई हैं। डेली प्रैक्टिस, मैराथन एंड एनसीईआरटी कोर्सेज़ हैं, एनसीईआरटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस है, कोर्स वीडियोज़ की है, तो आप सारी अवेल कर सकते हैं। ख़ासतौर पे आप यदि फुल कोर्स के लिए आए हैं चैनल पर तो कोर्स वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट लगी है वो आपके लिए है, आप उसको अवेल कीजिए और वहाँ से सारे वीडियोज़ देख करके अपने नोट्स बनाइए। बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो आपको अपलोडेड फॉर्म में दे दिए जाएंगे। देखेंगे आज का संविधान। तो आज हम संघ और राज्य क्षेत्र का हमने क्या पढ़ा था, कल के जो सेशन इसके पहले जो दिया था तो वहाँ तक हमने पढ़ा था, ये भाग 22 भागों के बारे में जाना था, कौन से भाग जोड़े गए हैं, कौन से एलिमिनेट किए गए हैं और कौन सा भाग, किस भाग के अंतर कौन सा प्रावधान किया गया, उन प्रावधानों को किस अनुच्छेद में रखा गया है। ये सारी बातें हमने डिटेल में थोड़ा जानी थी। एक ओवरव्यू हमने पूरे संविधान का लिया था, जो कि ज़रूरी है। आप हर चीज़ लर्न नहीं कर सकते, लेकिन एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए कि आपके संविधान कैसा है, वो चीज़ हमने देखी थी। आज हम संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला अनुच्छेद है ये इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्ज़ाम्स में। वैसे भी हमने बताया है कि ये जो है हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद पहला क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये आप सेंटेंस उसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई, लेकिन अगर हम अनुसूची की बात करें, जो कि अनुसूची 1 क्या है, राज्य और संघ से संबंधित है, तो अनुसूची जो है 1 में क्या है, 28 राज्य और 8 यूटीज़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है, इनका वर्णन मिलता है। कितने, 28 राज्यों का। थोड़ा सा हम रिलेट करते हुए चलेंगे, यहाँ पर अनुसूची भी देखेंगे, अनुच्छेद भी देखेंगे, भाग भी देखेंगे। 28 राज्यों का और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज़, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, इनका वर्णन हमको अनुसूची 1 में मिलता है, ठीक है। संघ शब्द क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि संघ शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ, तो वो भी देखेंगे हम। ये हमारे पॉइंट हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल रिलेट करते हुए पढ़ेंगे और आप जो है इसके नोट्स बनाएंगे।
तो संघ शब्द का प्रयोग जो है, जो संघ होगा, संघ शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहली बार 1935 में किया गया था। तो ये हम नोट कर लेते हैं। संघ शब्द का प्रयोग, संघ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो 1935 का अधिनियम था, 1935 अधिनियम में किया गया। ठीक है, इसी में किया गया था संघ शब्द का प्रयोग, अधिनियम में हुआ। कर लेते हैं इसको और आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि परिषदों को समाप्त करके अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1935 में। आगे हम देखेंगे संघात्मक के लक्षण। यहाँ पर संघ की बात हो रही है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, और क्या कह रहा है कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो संघ होगा तो संघात्मक, हर चीज़ के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं। तो अगर हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाई है तो इसके क्या लक्षण हैं वो हम देख लेते हैं। तो शक्तियों का विभाजन होगा। ठीक है, शक्तियों का विभाजन किसमें होगा? जो केंद्र स्तर की सरकारें हैं और राज्य स्तर की सरकारें हैं, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होगा। ये कहाँ पर होता है विभाजन? 7वीं अनुसूची में। हमने बताया, हम रिलेट करके पढ़ेंगे। चाहे कोई भी अनुसूची, कोई भी अनुच्छेद उठाना पड़े, हम यहाँ पे रिलेट कर देंगे तुरंत, तभी चीज़ें फिक्स होंगी। ठीक है, तो इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या होता है? 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन मिलता है। दूसरी विशेषता क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता होगी। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता होगी। फिर क्या होगा? लिखित संविधान होगा। क्यों लिखित संविधान होगा? लिखित संविधान इसलिए होगा क्योंकि लिखित संविधान के द्वारा ही जो है सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा, सारी चीज़ों को फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, राज्य के पास कितनी शक्तियाँ होंगी, केंद्र कौन सी शक्तियों को करेगा, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, सारी चीज़ें जो हैं संविधान में लिख दी जाएंगी और उसी संविधान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रेगुलेट की जाएंगी, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। तो लिखित संविधान इसलिए होता है। और इसमें क्या है, हमारे लिखित संविधान में हमने जैसा कि अभी तक के वीडियोज़ में पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं देखे वीडियोज़ तो उनको देखिए, वहाँ से आपका जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होगी। सारे वीडियोज़ देखें, एक लाइन से देखें। तो 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ। इनके बारे में हम डिटेल में कर चुके हैं कि गणना के हिसाब से कितने हैं और मूल कितने हैं, वो हमने सब आप पहले की वीडियो में जा कर के देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है न्यायपालिका प्राधिकार भी रहता है इसमें। ठीक है, कि अगर कोई जो विधि बन जाती है गलत, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके विपरीत बन जाती है, तो उसमें न्यायपालिका के प्राधिकार रहेंगे। वो सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 50 जो कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। तो न्यायपालिका को क्या है, पृथक रखने की बात कही गई है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 50, ठीक है, यहीं पर हम देख लेंगे इसको। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, बहुत हाईलाइटेड पॉइंट हैं ये, इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है, यानी कि आप और इसको प्रिसाइज में समझेंगे तो न्यायपालिका को कार्यपालिका, विधायिका, इन सब चीज़ों से अलग रखता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि कार्यपालिका को किससे? न्यायपालिका से पृथक रखने की जो है बात करता है, यानी कि न्यायपालिका को इन सब चीज़ों में बिल्कुल अलग रखा जाएगा। ठीक है, देखो एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण है, देखने वाली है। क्या है कि भारत में जो कोई राज्य होगा, जो भी है, भारत में शामिल होने का अधिकार है पर अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, सारी शक्तियाँ संघ के सुपुर्द कर देता है। जैसे कोई राज्य आकर के जुड़ा, यानी कि मान लीजिए सिक्किम जुड़ा, तो उसको जुड़ने का अधिकार है, लेकिन एक बार जुड़ गया तो फिर उसको अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। इसीलिए जो है भारत का संघ है, इस संघ को इसके बारे में कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्वेश्चन में आता है, कभी उल्टा सेंटेंस दे देगा तो आपको गलत करना है, सीधा मतलब सही सेंटेंस आपको सेग्रीगेट करना होगा। तो ये क्या है? विनाशी राज्यों का
विनाशी राज्यों का अविनाशी अविनाशी क्या है? संघ। ठीक है, यानी कि संघ का विनाश नहीं होगा, संघ वही रहेगा। राज्य जो हैं वो बनते बिगड़ते रहेंगे, किसी की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, सब चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा। कोई क्षेत्र भू क्षेत्र काट करके किसी और में जोड़ देंगे, या कई राज्यों से लेकर के एक अलग कुछ बना देंगे, मतलब कर सकते हैं। तो इसलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ जो है भारत के संघ को कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो केसी वियर हैं, इन्होंने संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है। ठीक है, और जी ऑस्टिन है, इन्होंने बोला है केंद्र की ओर झुकी हुई अर्थव्यवस्था। जी ऑस्टिन के और भी बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंसेस हैं, जैसे इन्होंने सहकारी संघवाद बोला है, तो वो हम आगे इनको देखते रहेंगे। ठीक है, अभी हम संविधान पे ही फोकस करते हैं और आगे देखेंगे। वर्तमान भारत का गठन कैसे होता है? इसका गठन देखो, जो ब्रिटिश भारत होता है, यानी कि जो भारत ब्रिटिश शासन के अंडर में था वो, और देसी रियासतें, इन दोनों को मिला करके होता है। ऐसा नहीं कि देसी रियासतें बिल्कुल फ्री थी, वो भी एक प्रकार से कंट्रोल उन पर भी जो है ब्रिटिश का ही था, लेकिन उनको अंदरूनी जो शासन, अपने अंदर की शासन व्यवस्था थी, वो उस चीज़ का जो है डिसीजन लेने का उनका अधिकार था। तो अपने अंदरूनी मामले में वो डिसीजन ले लेते थे, लेकिन बाकी ब्रिटिश का भी कंट्रोल वहाँ भी था। इनके ब्रिटिश के जो रूल्स होते हैं, उसी रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही उनकी जो बाहरी चीज़ें होती थी वो तय की जाती थी। तो यानी कि ब्रिटिश के रूल्स के अंतर्गत ही उनके अपने रूल्स बनते थे। ठीक है, आगे इसमें जो है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देख लेते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ज़रूरी है और इसको देखेंगे हम कि यहाँ पर क्या क्या जो 11 परिषदें होती हैं। ठीक है, 11 परिषदें होती हैं यहाँ पर, देख लीजिए, ये सब एग्ज़ाम्स में आते हैं। 11 परिषद है ना, प्लस कितने 6 कमिश्नरी क्षेत्र, कितने थे ये पूछता है, कितने कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो 6 थे। हम यहाँ पर देखते चलेंगे और रिलेट करते हुए चलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपकी पूरी स्टडी जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं आप। तो 6 कमिश्नरी जो है क्या थे, क्षेत्र थे। ठीक है, 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे। आज के टाइम में वर्तमान में इनको यूटीज़ बोल सकते हैं आप, है ना, जैसे यूटीज़ आज के टाइम में है, तो आप ये केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे ही आप इनको बोल सकते हैं। वर्तमान समय में जो 6 ये कमिश्नरी क्षेत्र थे, इनको बोल सकते हैं। प्लस 562 देसी रियासतें थीं, कितनी थी? 562 क्या थी ये? देसी रियासतें थीं, देसी रियासतें। तो इनको सबको जो है मिला करके क्या हुआ कि वर्तमान भारत का गठन होना था। लेकिन जो ये 562 रियासतें थीं, अंग्रेज़ों ने बिल्कुल लड़ाई के जैसे ही, मतलब ये विभाजन के जस्ट पहले, इन्होंने बोला कि इन रियासतों का जो ये रियासतें हैं, इनके राजाओं को, प्रजा को नहीं, इनके राजाओं को अधिकार है कि वो चाहे हिंदुस्तान में मिले या पाकिस्तान में मिले या फिर स्वतंत्र रहें। तो इनका है, अपना अपना डिसीजन होगा सभी रियासतों का। उसके बाद जो है सबसे पहले जो कुछ राजाओं ने अपना करना किया घोषणा कि भाई हम तो स्वतंत्र रहेंगे, और कुछ ने जो है संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया। तो इस तरह से फिर जो है इसका जो है अंतरिम सरकार विरोध करती है, और इसमें पटेल का बहुत अहम भूमिका होती है सभी रियासतों को भारत संघ में मिलाने का। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले किस रियासत ने जो है घोषणा की थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे? तो जो त्रावणकोर का राजा था, उसने सबसे पहले घोषणा की थी। ठीक है, अभी देखेंगे। और उसके जस्ट बाद हैदराबाद का जो है, अगले दिन हैदराबाद का जो निज़ाम था, उसने घोषणा करती थी कि हम भी स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं, देखेंगे। तो ये जो 562 रियासतें थीं, देसी रियासतें, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि 559 जो होती हैं, कितनी 559, ये क्या होती, स्वेच्छा से शामिल हो गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता के जो है 15 अगस्त 47 से पहले जो है ये स्वतंत्रता स्वेच्छा से शामिल हो गई थी। ठीक है, सहमत पत्र में हस्ताक्षर कर दिए और शामिल हो गई। लेकिन जो ये रियासतें बची हुई थी, कितनी
जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये 3 रियासतों ने नाक में दम कर दिया, यानी कि ये शामिल ही नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये जो थी 3 रियासतें थी, ये जो है शामिल नहीं हुई। इनको फिर शामिल करने के लिए देखो क्या क्या हथकंडे अपनाए, ये एग्ज़ाम में आता है तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो ये 3 रियासतें थी ये शामिल होने के लिए, तो जो ये जूनागढ़ थी ये जनमत संग्रह द्वारा जोड़ी गई। ये सब क्वेश्चन आते हैं, आपके सब क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, पहले कर लेते हैं। जूनागढ़ जो थी, जूनागढ़ ये कैसे जोड़ी गई? जनमत संग्रह से जोड़ी गई। ठीक है, जनमत संग्रह से जोड़ी गई। ठीक है, ये जनमत संग्रह से जोड़ी गई। जो हैदराबाद है, ये हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही से जोड़ा गया और इस जो कार्यवाही थी इसको ऑपरेशन पोलो कहा गया, तो ये आता है। ठीक है, हैदराबाद का जो निज़ाम था वो दुनिया के अमीर लोगों में शुमार था, मतलब शामिल था। ठीक है, हैदराबाद कैसे किया? सैन्य कार्यवाही, सैन्य कार्यवाही। ठीक है, सैन्य कार्यवाही जिसे कि ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हैदराबाद कैसे जोड़ा गया, किस ऑपरेशन के द्वारा? तो पोलो दे देंगे और भी कई सारे दे देंगे वहाँ पर आपको पोलो। ठीक है, टिक करना है। तो ऑपरेशन पोलो द्वारा जोड़ा गया इनको। ठीक है, अब तीसरे की बात हम करेंगे, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर कैसे जोड़ा गया? विलय पत्र, संधि पत्र के द्वारा जो है जोड़ा गया था। इसमें काफ़ी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान के जो अटैक हो गया था तो इन्होंने रक्षा के लिए भारत से क्या है मदद मांगी, तो भारत ने बोला कि ठीक है पहले आप साइन कीजिए, हम आपकी जो है रक्षा करेंगे। तो आप इसको विलय पत्र, संधि पत्र जो भी कह लें, इस पर हस्ताक्षर हुए थे और इसके द्वारा जो है जोड़ा गया जम्मू एंड कश्मीर को, विलय पत्र के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब आगे जो एक सिक्किम राज्य जुड़ा है तो इसको भी हम देखेंगे। सिक्किम भी जनमत संग्रह के द्वारा जोड़ा गया है। सिक्किम देख लेते हैं, ये उन रियासतों में से नहीं था, ये अलग है, तो इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं ऐसे और यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप बहुत ज़्यादा होता है। जो है सिक्किम किससे? जनमत संग्रह से, जनमत संग्रह द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो जनमत संग्रह से कौन कौन जोड़ा गया? सिक्किम और जूनागढ़। हैदराबाद कैसे जोड़ा गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर कैसे जोड़ा गया? तो जम्मू कश्मीर जो है विलय पत्र या संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके जोड़ा गया है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, सभी से क्वेश्चंस आते हैं। देखो यहाँ पर एक बात और पूछता है कि जो सिक्किम है कौन सा राज्य बना जब ये जनमत संख्या द्वारा इसको जोड़ा गया, तो कौन सा राज्य बना ये भारत का? तो ये 22वां राज्य था। ठीक है, सिक्किम जो है क्या था? 22वां राज्य था। 22वां राज्य के रूप में भारत संघ में इसको जोड़ा गया। और 36वें संवैधानिक संशोधन, ठीक है, संशोधन कौन सा था? 36वां संशोधन था, इसके द्वारा जो है जोड़ा गया। ये संशोधन की डेट क्या थी, यानी कि कौन सी ईस्वी चल रही थी? तो ये जो है 1975। ठीक है, संशोधन 1975। ठीक है, इसके द्वारा जो है इसको जोड़ा गया। और 15 मई को जो है राष्ट्रपति फखरुद्दीन ने इसको जो है पुष्टि कर दी, यानी कि हस्ताक्षर कर दिए थे। और यानी कि 16 मई को राज्य के राज्यपाल के रूप में किसने संभाला था? राज्यपाल यहाँ का पहला राज्यपाल कौन बना था? बीबी लाल। तो पहले राज्यपाल की बात करें तो बीबी लाल जो है यहाँ के राज्यपाल बने थे। बीबी लाल कौन थे? राज्यपाल थे ये। ठीक है, पहले राज्यपाल थे। तो यहाँ की जो परिषद थी, जो यहाँ सिक्किम की परिषद थी, इसको भंग कर दिया गया, यानी कि भंग माना गया। और जो इसके सदस्य थे
वो क्या हो गया कि जो सिक्किम नया राज्य भारत का सिक्किम मतलब भारत का नया राज्य बना था, तो इन्हीं सदस्यों को विधानसभा मान लिया गया, यानी कि इन्हीं सदस्यों को विधानसभा के सदस्य मान लिया गया। तो ये नाम उसका जो राज्य परिषद थी उसको भंग माना गया और विधानसभा को गठित माना गया और उन्हीं सदस्यों को इसमें विधानसभा में मान लिया गया। तो ये थी कुछ सिक्किम से संबंधित जानकारी। 22वां राज्य था। 36 संशोधन 1975 के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया। बीबी लाल इसके पहले राज्यपाल बनते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। अब अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो 1 से 4 तक जो संघ राज्य संबंध है, इसमें 1 से 4 जो है अनुच्छेद कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं वो हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि वही जो हमने पहले बात कर ली थी, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये कौन कहता है? ये अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारत संघ में किसी नए क्षेत्र का प्रवेश और स्थापना की शक्ति संसद के पास होगी। ये क्वेश्चन आता है कि भारत क्षेत्र में किसी नए क्षेत्र का प्रवेश करना या स्थापना करना तो किसके पास शक्ति है? तो ये संसद के पास शक्ति है। देखो यहाँ एक बात और समझना है कि एक 100वां संशोधन हुआ था, यानी कि 100वां। ये संशोधन किससे संबंधित है? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये संशोधन संबंधित है भारत के गांव बांग्लादेश को दिए गए थे इस संशोधन के द्वारा, और बांग्लादेश के जो गांव थे वो भारत में ले लिए गए थे। वहाँ पर क्या था कि कुछ माइनॉरिटी मेजॉरिटी का चक्कर पड़ रहा था कि कुछ जैसे ये कास्ट, ये समुदाय वहाँ पर ज़्यादा थे और जो बांग्लादेशी थे वो इस जो भारत के गांव थे उस एरिया में कुछ बांग्लादेशी ज़्यादा थे। तो क्या कर दिया था, तो एक्सचेंज कर लिया था कि वहाँ के गांव जो थे वो भारत में मिला लेते और भारत के जो गांव, जिन गांवों में बांग्लादेशी ज़्यादा थे, तो वो किसको दे दिए गए थे? बांग्लादेश को दे दिए गए थे। तो ये किसका? संविधान के 100वें संशोधन के द्वारा, 100वां संशोधन के द्वारा ये कार्य किया गया था। ठीक है, 100वां संशोधन के द्वारा किया गया था कि भारत के गांव जो है किसको दिए गए थे? बांग्लादेश को दे दिए गए थे। बांग्लादेश को दिए गए और बांग्लादेश के गांव जो थे, बांग्लादेश के गांव भारत में शामिल किए गए। इतना ही पूछता है, याद रखना है। 100वां संशोधन के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, शामिल किए गए तो मैं याद ही एक्सचेंज कर लिया गया। वहाँ पर कुछ जो हैं समुदाय थे तो उसके चक्कर में ये काम एक्सचेंज हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है। संसद राज्य के संदर्भ में निम्न कार्य कर सकेगी। कौन कौन से कार्य कर सकेगी? देखो ये एग्जाम में आता है। तो क्या पूछता है कि राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो है किसके पास अधिकार है? तो संसद जो है नाम में परिवर्तन कर सकेगी। सीमा, किसी राज्य की सीमा क्षेत्र को घटा बढ़ा सकेगी, यानी कि किसी राज्य से कुछ पार्ट काट के दूसरे राज्य में मिला देगी। तो यानी कि घटा भी सकती है, कुछ पार्ट जोड़ करके बढ़ा भी सकती है, कुछ पार्ट उसका काट करके जो है घटा भी सकती है, और पार्ट काट करके एक नया राज्य भी बना सकती है। तो यानी घटाने बढ़ाने का, नया राज्य बनाने का, उनके नामों में परिवर्तन करने का, ये सभी जो है अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नए राज्य का गठन भी है ना। तो ये सभी अधिकार किसके पास है? ये संसद के पास है। और नए राज्यों का गठन कैसे करेगी भाई? तो राज्य का विभाजन करके, जैसे कि ये इसका बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, या फिर कह लीजिए कि ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब क्या है? विभाजित करके ये तो नाम दिए गए, नए राज्य का गठन किया गया है। तो ऐसे जो है नए राज्य का जो है गठन करेगी, राज्य को विभाजित करके, और 2 राज्य क्षेत्रों को विलय करके, ऐसे भी कर दी। 2 राज्य क्षेत्र हैं, उनको विलय करके एक नया राज्य क्षेत्र बना दिया। तो ये सब काम जो है संसद के अधीन ही है। संसद जो है करेगी, उसके पास पावर है इस चीज़ की। और ऐसा जब करेगी तो राष्ट्रपति की पूरे अनुमति से होगा। ऐसा विधेयक जब पारित होगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा और किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले लेंगे और किसी भी सदन में पेश कर दिया जाएगा, परंतु प्रस्तुत से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है।
कि ऐसे विधेयक जो राज्य के बनाने बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं ये राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से होती हैं। और जब और राष्ट्रपति इस मामले में क्या करता है, इस क्रम में राष्ट्रपति भी कुछ करता है। क्या करता है वो समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जो है अनुमति देने से पहले, यानी कि जो संसद का जिस सदन ने जो है ये पेशकश की है, तो उसको अनुमति देने से पहले क्या करता है कि संविधान जो संबंधित राज्य है, संबंधित राज्य यानी जिस राज्य के बारे में ये फैसला लिया जा रहा है, प्रस्ताव दिया गया है, उस संबंधित राज्य के जो विधानमंडल है वहाँ प्रस्ताव भेजेगी, राष्ट्रपति जो है भेजेगा। फिर क्या होगा कि निश्चित समय सीमा के लिए, और एक निश्चित समय सीमा के लिए कि इतने समय के अंदर अंदर आप अपना जो है क्या कीजिए कि इस प्रस्ताव पर अपनी सहमत दीजिए, अपना मतलब सुझाव दीजिए। तो इसके साथ जो है विधानमंडल की अपना जो है, जब उसके पास ये चीज़ें प्रस्ताव भेज देगा तो जो वो राज्य की विधानमंडल है वो उसके संबंधित उस प्रस्ताव से संबंधित उस बिल से, यानी कि उस जो चल रहा है कार्यक्रम उससे संबंधित क्या करेगा कि कुछ सिफारिशें दे सकता है। कौन? राज्य की विधानमंडल। लेकिन वो सिर्फ सिफारिशें दे सकता है, उसको मानना ना मानना ये जो है कतई इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य से जो है एक प्रस्ताव भेजेगा, और वो जो विधानमंडल होगी राज्य की तो वो अपनी सिफारिशें लगा सकती हैं, और इन सिफारिशों को लगा करके राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद में भेज देता है। सिफारिशें मानना ना मानना ये संसद के ऊपर है, इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी। ये सिर्फ एक प्रोसेस टाइप है कि ऐसा कर दिया जाता है। अगर उनका प्रस्ताव समझ में आता है, संसद को पसंद आता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको कोई मतलब नहीं है। तो एक उनको मौका दिया जाता है बस। और ये विधेयक कैसे पारित होगा? ये विधेयक साधारण बहुमत से पारित होगा, ये ध्यान रखना है, इसमें कोई विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, राज्य से संबंधित जो गठन पुनर्गठन से संबंधित ये जो भी हैं ये सब साधारण बहुमत से, उनके नाम और सीमा में चेंजेस साधारण बहुमत से पारित होंगे। राष्ट्रपति या तो अनुमति देंगे, जब ये पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पर इस पर वीटो नहीं यूज करेगा। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर दोबारा फिर दोबारा भेजा गया तो अनुमति देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि वीटो पावर यूज नहीं कर सकता है, वीटो पावर इसमें यूज नहीं है क्योंकि ये पहले से ही अनुमति दिया हुआ है, तो वीटो पावर नहीं यूज होगा। एक बार पुनर्विचार के लिए वो वापस कर सकता है बस। तो ये सब चीज़ें इसके संबंधित हैं, ये आप जो है देखते समझते चलेंगे, इनके नोट्स बना लेंगे, आप लिख लेंगे। मैं बोल रही हूँ जो चीज़ें मैंने लिख दी हैं, और उससे ये चीज़ें सारी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं और क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, तो आप इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो हम देख लेंगे कि ऐसे विधेयक यहाँ पर, यानी कि ऐसे विधेयक यानी कि इन राजस्व से संबंधित विधेयक जो होंगे, ऐसे विधेयक क्या होंगे, इसमें साधारण बहुमत लगेगी। ठीक है, फिर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक है, और क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में पेश किया जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई खास सदन है इसका उसमें ही पेश होगा। तो दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। आप सभी इनके जो है नोट्स बनाते रहेंगे बिल्कुल। तो ये कुछ खास बातें हो गई। इसके अंदर जो और बातें बताई, जैसे कि विधानसभाओं को पास प्रस्ताव राष्ट्रपति भेजता है, उनकी सिफारिशें जो सभा होती है तो उनकी सिफारिशें लगा करके राष्ट्रपति वो अनुमति दे देता है, सिफारिशें भी लगा देता है। संसद माने न माने ये उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। अब अनुच्छेद जो 4 है इसके बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? यदि अनुच्छेद 2 या 3 में संशोधन किया जाता है तब क्या होगा कि संविधान की अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जो ये 1 है इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये जो आपके राज्य हैं और यूटीज़ हैं,
स्टेट्स एंड यूटीज़ का वर्णन इसी फर्स्ट में मिलता है। तो जब राज्य का कोई नया गठन हो रहा है, कुछ उसमें चेंजेज हो रहे हैं, तो अनुसूची 1 में भी चेंजेज होंगे, जाहिर सी बात है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ में जो है क्या है, राज्यों के आवंटन, राज्यों में क्या राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन किया गया है सभी राज्यों को, यानी कि वहाँ पर एक कोटा है जनसंख्या के आधार पर कि इस राज्य से इतनी सीटें राज्यसभा में, इतने मेंबर जाएंगे, इतनी सीटें इस राज्य की राज्यसभा में हैं। तो अगर कोई नया राज्य बनता है, बिगड़ता है, तो क्या होगा कि उसमें जो 4 अनुसूची है वहाँ भी चेंजेस होंगे, क्योंकि उस राज्य को भी फिर सीटें देनी होंगी वहाँ, मतलब उससे संबंधित उस राज्य के लिए भी प्रावधान करने होंगे। तो अनुच्छेद 1 और 4 इनमें भी परिवर्तन होता है। क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि अनुच्छेद किस में होगा, तो ऑप्शन 1 ज़्यादा रहता है क्वेश्चन उसमें। जब आप प्रश्नों में देखते हैं तो क्वेश्चन 1 जो है ज़्यादा रहता है, क्योंकि 1 में तो परिवर्तन होना ही होना है अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं। तो आगे देखेंगे ये जो दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है, अच्छा इसमें देख लेते 1 और 4 में, तो या तो अनुपूरक होंगे, अनुसांगिक होंगे या पारिमाणिक होंगे संशोधन, इस तरह से होंगे। यानी कि या तो पूरी तरह से हो जाएगा या फिर थोड़ा उसमें थोड़ा सा होगा, या चाहे थोड़ा हो चाहे पूरी तरह से हो, संशोधन इनमें भी होगा, यानी कि चेंजेस यहाँ भी दिखने को मिलेंगे फर्स्ट और फोर्थ अनुसूची में। ठीक है, आगे क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 में क्या कहता है कि यदि 2 और 3 में संशोधन, जो 2 और 3 के अकॉर्डिंग संशोधन हो रहे हैं संविधान में, इसके तहत अनुच्छेद 2 या 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होगा ये, क्योंकि 368 जो है विशेष बहुमत से किया जाता है और इसमें जो है साधारण बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो 2-3 जो अनुच्छेद 2-3 में संशोधन वो 368 के तहत नहीं लिया जाएगा। तो ये भी एक मेन पॉइंट है यहाँ से, ये भी आप रखेंगे, इसको ध्यान में, नोट्स में इसको भी लिखेंगे। तो इन सभी के आप नोट्स बनाएंगे और आज के आज ही मेमोराइज कर देंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है इतना यहाँ पर हमने अनुच्छेद जो है 4 तक पढ़ लिया है। कल हम राज्य के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में चलेंगे। डेली थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पूरा जो है अच्छे से करेंगे, और आप नोट्स बनाएंगे और उसी दिन जो है सारी चीज़ों को मेमोराइज कर लेंगे। संविधान अगर तुरंत पढ़ते और मेमोराइज करते चलें तो हार्ड नहीं है, स्कोरिंग होता है। संविधान क्या होता है, स्कोरिंग होता है, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत हेल्प मिलती है। क्लास के साथ ही साथ आप मेमोराइज करते चलिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। फ्री कोर्स है, तो फ्री कोर्स ये जो है आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है, टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।